रात के 12 बज रहे थे और शहर की रोशनियां किसी जिंदा मखलूक की तरह धड़क रही थी। इसी शहर की सबसे ऊंची इमारत के 35वीं फ्लोर पर आरजू शीशे की दीवार के सामने खड़ी थी, मगर आज वो रोशनियों को नहीं देख रही थी, बल्कि उनके पीछे छुपे अंधेरों को महसूस कर रही थी, क्योंकि पिछले चंद दिनों से इसे एक अजीब एहसास घेरे हुए था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा दाखिल हो चुका हो जिसे वो ना समझ पा रही थी, ना रोक पा रही थी। इसी लम्हे पीछे से हमजा की आवाज आई, जो हमेशा की तरह मजबूत और पुरातमाद थी, लेकिन आज उसमें हल्की सी बेचैनी छुपी हुई थी। तुम फिर वही खिड़की के पास खड़ी हो? आरजू ने मुड़कर उसे देखा, मगर जवाब देने से पहले उसकी नजर आरहम पर गई, जो कमरे के एक कोने में खामोशी से खड़ा था। उसकी मौजूदगी हमेशा से अजीब रही थी। वो कम बोलता था, मगर जब भी होता था तो माहौल बदल जाता था। आरजू ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम लोगों ने कभी महसूस किया है कि कोई हमें देख रहा है? हमजा हल्का सा हंसा, मगर उसकी आंखों में संजीदगी थी। ये शहर है, यहां हर कोई किसी न किसी को देख रहा होता है। मगर आरहम ने पहली बार सर उठाया और सीधा शीशे की दीवार की तरफ देखा, जैसे वो वाकई कुछ देख सकता हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, वो ठीक कह रही है। इस एक जुमले ने कमरे का दर्जा हरारत जैसे कम कर दिया। आरजू ने महसूस किया कि इसका दिल तेज धड़कने लगा है। तुम्हें भी लग रहा है? आरहम ने आहिस्ता से सर हिलाया। पिछले 3 दिन से और आज ये एहसास ज्यादा मजबूत है। हमजा अब संजीदा हो चुका था। वो खिड़की के करीब आया और नीचे शहर को देखा। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, गाड़ियां, रोशनी, लोग। मगर फिर इसकी नजर सामने वाली इमारत पर गई, जहां एक फ्लोर की तमाम लाइट्स बंद थी, सिवाय एक के, और उस एक खिड़की में कोई खड़ा था, साकित, बिल्कुल साकित, जैसे वो सिर्फ देख रहा हो। हमजा ने आंखें सकेड़ कर देखा, मगर चेहरा वाज़ेह नहीं था। वो कौन है? आरजू ने धीमी आवाज में पूछा। पता नहीं, लेकिन वो हमें देख रहा है। कमरे में खामोशी छा गई। फिर अचानक आरजू के फोन पर एक मैसेज आया। उसने फोन उठाया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, शीशे के इस पार मत देखो, देर हो चुकी है। आरजू का रंग उड़ गया। ये किसने भेजा? हमजा ने फौरन फोन लिया, मगर नंबर प्राइवेट था। आरहम ने बगैर कुछ कहे दोबारा सामने वाली इमारत की तरफ देखा, और इस बार वो खिड़की खाली थी। रात का वो लम्हा गुजर चुका था, मगर उसका असर अब भी फजा में मुअल्लक था, जैसे वक्त खुद उस पेंट हाउस के अंदर आकर रुक गया हो। आरजू अब भी सोफे के किनारे बैठी थी, और उसकी नजरें बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर जा रही थी, जहां वही प्रासरार पैगाम चमक रहा था, शीशे के इस पार मत देखो, देर हो चुकी है। ये जुमला जितना सादा था, इतना ही खौफनाक, क्योंकि इसमें कोई वजाहत नहीं थी, कोई भेजने वाला नहीं था, और सबसे ज्यादा परेशान कुन बात यह थी कि इसमें एक अजीब सा यकीन था, जैसे भेजने वाले को सब कुछ मालूम हो। हमजा कमरे में टहल रहा था। इसकी आदत थी कि जब वो किसी मसले को समझने की कोशिश करता तो हरकत में आ जाता, मगर आज उसके कदमों में भी बेचैनी थी। ये कोई मजाक हो सकता है, शायद किसी ने तुम्हें डराने के लिए भेजा हो, उसने कहा, मगर उसकी आवाज में वो यकीन नहीं था जो आम तौर पर होता था। आरहम अब भी खिड़की के करीब खड़ा था, मगर इस बार उसकी नजरें शहर पर नहीं, बल्कि शीशे में बनने वाले अक्स पर थी, जैसे वो बाहर से ज्यादा अंदर देख रहा हो। उसने आहिस्ता से कहा, अगर ये मजाक है तो बहुत सोच समझ कर किया गया है। आरजू ने सर उठाया। तुम क्या कहना चाहते हो? आरहम ने जवाब देने के बजाय एक सवाल किया। तुमने कभी इस इमारत के बारे में कुछ सुना है? हमजा ने रुक कर उसे देखा। कौन सी बात? आरहम ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, जैसे वो फैसला कर रहा हो कि बात करनी चाहिए या नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, ये इमारत पहले किसी और कंपनी की थी, और यहां एक हादसा हुआ था। कमरे में एक सर्द लहर दौड़ गई। आरजू ने बेख्तियार कहा, कैसा हादसा?
आरहम ने सीधा जवाब देने के बजाय शीशे की तरफ इशारा किया। इसी दीवार के सामने। हमजा अब मुकम्मल तौर पर संजीदा हो चुका था। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। आरहम ने गहरी सांस ली। कहते हैं एक औरत यहां रहती थी, वो भी अक्सर इसी तरह खिड़की के सामने खड़ी रहती थी जैसे तुम। उसने आरजू की तरफ देखा और एक रात वो गायब हो गई, बगैर किसी निशान के। आरजू के हाथ ठंडे हो गए। गायब मतलब? हमजा ने फौरन कहा, ये सब कहानियां हैं, हर इमारत के साथ ऐसी बातें जुड़ी होती हैं। मगर आरहम ने सर हिलाया। फर्क यह है कि इस केस की कोई फाइल कभी बंद नहीं हुई। इसी लम्हे लाइट्स हल्की सी झपकी। तीनों ने बेवक्त ऊपर देखा और फिर कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। आरजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये बिजली का मसला है ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। हमजा कुछ कहने ही वाला था कि अचानक इसी लम्हे शीशे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक बहुत हल्की मगर वाज़ेह, जैसे किसी ने बाहर से उंगली से टच किया हो। तीनों के जिस्म जैसे जम गए, क्योंकि 35वीं फ्लोर पर, इस बुलंदी पर, शीशे के बाहर कोई नहीं हो सकता था। आरजू ने आहिस्ता से सर घुमाया और शीशे की तरफ देखा। उसका सांस रुक गया, क्योंकि उसने शीशे पर एक धुंधला सा निशान देखा, जैसे किसी हाथ का प्रिंट हो, मगर वो अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ से बना हुआ था। हमजा ने आहिस्ता से कहा, मगर उसकी आवाज में भी अब खौफ शामिल हो चुका था। आरम एक कदम आगे बढ़ा। उसकी नजरें उस निशान पर जमी हुई थी। फिर उसने धीरे से कहा, ये अभी खत्म नहीं हुआ। और जैसे ही उसने ये कहा, आरजू के फोन पर एक और मैसेज आया। उसने हिम्मत करके स्क्रीन देखी। इस बार सिर्फ एक लफ्ज था, तुम। वो एक लफ्ज, तुम, जैसे कमरे की फिजा में गूंजने लगा। आरजू के हाथों में पकड़ा फोन हल्का सा कांप रहा था और उसकी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। हमजा ने फौरन फोन लेकर स्क्रीन को गौर से देखा, मगर हमेशा की तरह नंबर नामालूम था। कोई कॉल बैक मुमकिन नहीं, कोई ट्रेस नहीं, सिर्फ एक पैगाम जो सीधा जहन में घुसकर सवालात पैदा कर रहा था। ये कोई हमें जानता है, हमजा ने दबे हुए लहजे में कहा, मगर इस बार वो खुद भी अपने अल्फाज पर मुकम्मल यकीन नहीं रखता था। आरम ने आहिस्ता से सर उठाया और शीशे की दीवार की तरफ देखा, जहां वो धुंधला हाथ का निशान अब भी मौजूद था, मगर अब उसमें कुछ और शामिल हो चुका था, जैसे उसके साथ साथ एक और हल्की सी लकीर खिंची हो, जैसे किसी ने उंगली घसीटी हो। वो हमें सिर्फ देख नहीं रहा, वो राब्ता कर रहा है। आरम की आवाज में अजीब सी संजीदगी थी। आरजू ने खौफजदा नजरों से इस निशान को देखा। क्यों? हमने क्या क्या है? उसके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, मगर खामोशी खुद एक जवाब बन रही थी। अचानक हमजा ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, हम यहां बैठकर अंदाजे नहीं लगाएंगे, मैं सिक्योरिटी को कॉल करता हूं। उसने फौरन फोन मिलाया और चंद लम्हों बाद इमारत की सिक्योरिटी टीम से बात करने लगा। 35वीं फ्लोर, सामने वाली इमारत। एक मशकूक शख्स खिड़की में नजर आया था, और यहां शीशे पर कोई निशान भी है। उसने मुख्तसर मगर वाज़ेह अंदाज में बात की। दूसरी तरफ से यकीन दहानी कराई गई कि टीम फौरन चेक करेगी। फोन बंद करते ही हमजा ने दोनों की तरफ देखा। हमें हकीकत चाहिए, कहानियां नहीं। मगर जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की एक दीवार पर लगा बड़ा आईना हल्की सी आवाज के साथ कंपन करने लगा, जैसे उसके पीछे कुछ हरकत कर रहा हो। तीनों की नजरें बैक वक्त उस तरफ गईं। आरजू ने आहिस्ता से कहा, यह पहले कभी नहीं हुआ। आरहम आहिस्ता आहिस्ता आईने के करीब गया। उसके कदम बहुत मोहतात थे, जैसे वो किसी गैर मरई हद को पार कर रहा हो। जब वो बिल्कुल सामने पहुंचा तो उसने अपने अक्स को देखा, मगर अगले ही लम्हे उसकी सांस रुक गई, क्योंकि आईने में उसका अक्स एक लम्हे के लिए उसकी हरकत से पीछे रह गया। एक बहुत मामूली फर्क, मगर इतना वाज़ेह
कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तुम लोगों ने देखा? उसने फौरन पूछा। हमजा भी करीब आया और उसने भी गौर से देखा। अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। क्या देखा? कुछ नहीं है यहाँ, हमजा ने कहा, मगर आरहम का चेहरा बता रहा था कि उसने कुछ महसूस किया है। आरज़ू भी आहिस्ता आहिस्ता करीब आई और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने आप को देखा, उसकी आंखें, उसका चेहरा, सब कुछ ठीक था, मगर फिर अचानक उसके अक्स में आंख झपकने में एक लम्हा ताखीर की। आरज़ू के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये क्या था? उसने घबरा कर पीछे कदम लिया। अब हमजा भी परेशान हो चुका था। ये रोशनी का धोखा हो सकता है, उसने कहा, मगर उसी लम्हे आईने में एक और चीज नजर आई। एक साया, बहुत हल्का मगर वाज़ेह, जो इन तीनों के पीछे खड़ा था। तीनों ने बेक वक्त मुड़कर देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। कमरा खाली था, खामोश, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरज़ू की आवाज कांप रही थी। वो हमारे पीछे था। आरहम ने आहिस्ता से सर हिलाया। वो अब सिर्फ बाहर नहीं रहा। ये अल्फाज कमरे में गूंजने लगे। उसी लम्हे हमजा के फोन पर सिक्योरिटी की कॉल आई। उसने फौरन उठाया। हाँ, क्या मिला? दूसरी तरफ से जो जवाब आया, उसने उसके चेहरे का रंग बदल दिया। सर, सामने वाली इमारत के इस फ्लोर पर पिछले 2 साल से कोई नहीं रहता और आज रात वहां किसी के होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमजा ने फोन आहिस्ता से नीचे किया। उसकी नजरें अब सीधी आरज़ू और आरहम पर थी। वहां कोई नहीं था। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई और फिर अचानक शीशे की दीवार पर वही दस्तक दोबारा सुनाई दी। इस बार पहले से ज्यादा वाज़ेह, और उसके साथ ही आरज़ू के फोन पर तीसरा पैगाम नमूदार हुआ। अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम अकेले नहीं हो। ये अल्फाज जैसे दीवारों में जज्ब होकर वापस गूंज रहे थे। आरज़ू के हाथ से फोन तकरीबन गिर गया, मगर उसने बमुश्किल खुद को संभाला। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वो उसके सीने से बाहर आ जाएगा। हमजा ने फौरन इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, जैसे वो किसी हकीकी खतरे को तलाश कर रहा हो, जबकि आरहम की नजरें एक बार फिर शीशे की दीवार पर जमी हुई थी, जहां वो धुंधला हाथ का निशान अब मजीद वाज़ेह हो चुका था, जैसे किसी ने जोर से दबाया हो। और उसके साथ साथ अब एक और चीज जाहिर हुई, एक हल्की सी दरार, बहुत बारीक मगर मौजूद। ये पहले नहीं थी, हमजा ने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज में अब वो एतमाद बाकी नहीं रहा था। आरज़ू ने घबराकर पीछे कदम लिया। ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? उसके सवाल में बेबसी थी, और उस बार आरहम ने जवाब दिया, क्योंकि हमने कुछ खोला है, या शायद हम खुद किसी चीज के अंदर आ गए हैं। इस जुमले ने फिजा को मजीद भारी कर दिया। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद हल्का सा चरचराकर खुल गया, हालांकि किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। तीनों की नजरें एक साथ उस तरफ गईं। बाहर लंबी खामोश राहदारी थी जिसमें लाइट्स मध्यम जल रही थी, मगर आज इस राहदारी में कुछ मुख्तलिफ था। एक गैर मामूली खामोशी, जैसे आवाजें वहां पहुंचकर खत्म हो जाती हो। हमजा ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। हमें ये देखना होगा, उसने मजबूत लहजे में कहा, मगर उसके कदमों की रफ्तार उसके अल्फाज के बिरक्स मोहतात थी। आरज़ू ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ प्लीज। मगर आरहम पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। उसकी आंखों में खौफ कम और तजस्सुस ज्यादा था, जैसे वो इस सब की गहराई को समझना चाहता हो। वो राहदारी में कदम रखता है, और जैसे ही उसका पांव बाहर पड़ता है, एक लम्हे के लिए लाइट्स तेजी से झपकती है, और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहां कुछ है, आरहम ने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज अब दूर से आ रही थी, हालांकि वो चंद कदम ही आगे था। हमजा भी बाहर आया और आरज़ू को साथ आने का इशारा किया। वो हिचकिचाते हुए दरवाजे के करीब आई, मगर उसने दहलीज पार नहीं की, जैसे उसके अंदर कोई चीज उसे रोक रही हो।
राहदारी के आखिर में एक दरवाजा था जो पहले कभी नजर नहीं आया था। एक सादा सा दरवाजा, मगर उसके इर्द गिर्द की दीवारें हल्की सी स्याह पड़ी हुई थी, जैसे वहां रोशनी मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंचती। ये पहले यहां नहीं था, हमजा ने हैरत से कहा। आरहम आहिस्ता आहिस्ता इस दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ फिजा मजीद भारी होती जा रही थी। आरजू ने पीछे से आवाज दी, वापस आ जाओ, ये ठीक नहीं है। मगर उसकी आवाज जैसे उन तक पूरी तरह पहुंच ही नहीं रही थी। आरहम दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसने हाथ बढ़ाया और एक लम्हे के लिए रुक गया, जैसे वो किसी अनजाने फैसले के दहाने पर खड़ा हो। फिर उसने हैंडल को छुआ और जैसे ही उसने हल्का सा दबाव डाला, दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता से खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो सिर्फ रोशनी की कमी नहीं बल्कि किसी चीज की मौजूदगी का एहसास देता था। अचानक उसी लम्हे आरजू के पीछे शीशे की दीवार से एक तेज आवाज आई, जैसे कुछ जोर से टकराया हो। वो चौंक कर मुड़ी और उसका सांस रुक गया, क्योंकि अब शीशे के इस पार वही साया खड़ा था, इस बार पहले से ज्यादा वाज़ेह। मगर चेहरा अब भी अंधेरे में डूबा हुआ। उसने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया और शीशे पर रखा, बिल्कुल उसी जगह जहां पहले निशान था। आरजू के कदम जैसे जमीन में जम गए। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। उसी लम्हे आरहम ने अंधेरे वाले दरवाजे के अंदर कदम रख दिया, और जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। हमजा ने फौरन पलटकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो हिल तक न सका। आरहम, उसने जोर से आवाज दी, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। और फिर एक लम्हे के लिए पूरे फ्लोर की लाइट्स बंद हो गई। मुकम्मल अंधेरा छा गया। सिर्फ एक चीज बाकी थी, आरजू के फोन की मध्यम रोशनी। और इस स्क्रीन पर एक नया पैगाम जाहिर हो रहा था, एक अंदर आ गया है, अब बारी तुम्हारी है। एक अंदर आ गया है, अब बारी तुम्हारी है। ये अल्फाज जैसे वक्त को चीरकर सीधे आरजू के अंदर उतर गए। उसकी उंगलियां फोन पर जमी रह गईं और उसकी सांसें टूटने लगी। कमरे में अंधेरा अब सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, बल्कि एक जिंदा चीज की तरह महसूस हो रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता हर कोने में फैल रहा था। हमजा पूरी ताकत से इस बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो जैसे किसी और दुनिया का दरवाजा बन चुका था। न हिलता था, न जवाब देता था। सुन रहे हो? जवाब दो। उसकी आवाज राहदारी में गूंजी, मगर वापस सिर्फ खामोशी आई। वो खामोशी जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। इसी लम्हे आरजू ने हिम्मत करके दोबारा शीशे की तरफ देखा, और उसका दिल जैसे रुक गया, क्योंकि अब वहां सिर्फ एक साया नहीं था, बल्कि दो धुंधले अक्स नजर आ रहे थे। एक वही पुरस्कार वजूद, और उसके साथ एक और, जिसकी साख्त, जिसका अंदाज हैरान कुन हद तक आरहम जैसा था। नहीं, ये मुमकिन नहीं, आरजू के होठों से बमुश्किल निकला। उसकी आंखों में खौफ और इनकार दोनों थे। हमजा ने फौरन उसकी तरफ देखा, क्या हुआ? मगर जब उसने भी शीशे की तरफ नजर डाली तो उसके कदम लड़खड़ा गए, क्योंकि वही मंजर अब उसके सामने था। एक ऐसा अक्स जो हकीकत को चैलेंज कर रहा था, जैसे कोई अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ रहा हो। अचानक शीशे पर एक जोरदार दरार पड़ी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा गहरी, एक तेज आवाज के साथ, और वो दरार आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से दबाव डाला हो। हमें यहां से निकलना होगा, अभी, हमजा ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, और आरजू का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मगर जैसे ही वो दहलीज के करीब पहुंचे, कमरे की फजा बदल गई, जैसे किसी ने वक्त को मोड़ दिया हो। राहदारी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक लंबा बेइंतहा अंधेरा फैल चुका था, जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता था। ये हमारा फ्लोर नहीं है, आरजू ने कांपती आवाज में कहा। और वाकई ये वही जगह नहीं थी। दीवारें लंबी, टेढ़ी और अजीब सी थी,
जैसे हकीकत खुद बिगड़ गई हो। अचानक पीछे से एक आवाज आई, बहुत मध्यम मगर वाज़ेह, आरजू। ये आवाज आरहम की थी, मगर उसमें कुछ मुख्तलिफ था। दूर से नहीं बल्कि कहीं अंदर से आ रही हो। आरजू फौरन पलटी। आरहम, तुम कहाँ हो? उसने पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ एक हल्की सी गूंज आई। हमजा ने उसे रोका। रुको, कुछ ठीक नहीं है। मगर उससे पहले कि वो कुछ और कहता, अंधेरे में एक साया उभरा, आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होता हुआ, और फिर वो सामने था। आरहम, बिल्कुल वैसा ही, मगर उसकी आंखें वो खाली थी, जैसे उनमें कोई रूह न हो। तुम वापस आ गए? आरजू ने उम्मीद और खौफ के बीच झूलती आवाज में कहा, मगर उस वजूद ने कोई जवाब न दिया। वो सिर्फ एक कदम आगे बढ़ा, फिर एक और। उसके कदमों की आवाज गैर फितरी तौर पर भारी थी, जैसे हर कदम जमीन पर नहीं बल्कि किसी और सतह पर पड़ रहा हो। हमजा फौरन आगे आया और आरजू के सामने खड़ा हो गया। तुम कौन हो? उसने सख्ती से कहा। उस वजूद ने सर हल्का सा टेढ़ा किया, और फिर एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई, मगर वो मुस्कुराहट आरहम की नहीं थी। वो किसी और की थी, किसी ऐसी चीज की जो इंसान होने का ढोंग कर रही थी। अचानक उसके पीछे मजीद साए उभरने लगे, 1, 2, 3 और फिर बेशुमार। सब के सब धुंधले, सब के सब इंसानी शक्ल में, मगर हर एक में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई बिगाड़, जैसे ये सब अधूरे अक्स हों। ये क्या है? आरजू ने सरगोशी की, और इसी लम्हे उसके फोन पर आखिरी पैगाम आया। उसने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी। तुमने देखा, तुमने मान लिया, अब तुम हमारा हिस्सा हो। अचानक वो तमाम साए एक साथ हरकत में आए, तेजी से, खामोशी से, और लम्हों में उन्होंने हमजा और आरजू को घेर लिया। हमजा ने पूरी कुव्वत से आरजू को पीछे धकेलकर बचाने की कोशिश की, मगर वो साए जैसे धुआं थे, हाथों से फिसलते हुए मगर साथ ही गिरफ्त में लेते हुए। आरजू ने आखिरी बार शीशे की दीवार की तरफ देखा, मगर अब वो दीवार नहीं थी, वहां सिर्फ अंधेरा था, और इस अंधेरे में बेशुमार आंखें चमक रही थी। फिर अचानक सब कुछ रुक गया, खामोशी छा गई, और अगले ही लम्हे सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी शहर पर फैल रही थी। 35वीं फ्लोर का वही पेंट हाउस अब बिल्कुल पुरसुकून नजर आ रहा था। दरवाजा खुला था, कमरा खाली था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। सिर्फ एक चीज बाकी थी, शीशे की दीवार पर 3 धुंधले हाथों के निशान, अंदर की तरफ से, और बाहर शहर पहले की तरह जाग रहा था।